हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। दोस्तों, हमारी कक्षा 8 की सीरीज़ चल रही थी। कक्षा 8 उर्दू जो बुक्स है आपके जान पहचान, उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है और आज हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों, कपड़ों की दावत। तो बिना देर किए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। कपड़ों की दावत, इस पार्ट को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी एक बार सरसरी नज़र से देख लो। तो ये क्लास थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई इसमें मुश्किल लफ्ज़ होगा, तो मैं उसका आराम से आपको विश्लेषण कर दूंगा बिल्कुल, और बाकी आप आराम से समझ जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों। बहुत ज़माना गुज़रा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था और उसका नाम नासिरुद्दीन था। ठीक है, वो बहुत अक्लमंद मतलब होशियार था और खुश मिजाज मतलब हंसमुख था और वह सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। ठीक है, रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस का मतलब वैसे दोस्तों लिबास पहना हुआ, ये मफ़ऊल होता है। वैसे मलबूस का मतलब लिबास पहना हुआ। तो वो क्या करता है, वो जैसे रास्ते में जा रहा था तो उसे एक अपना पड़ोसी मिलता है और वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। कौन जा रहा था? उस नासिरुद्दीन का दोस्त। तो नासिरुद्दीन ने उससे कहा कि भाई आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। नासिरुद्दीन पूछता है भाई उससे कि भाई कहाँ जा रहे हो इतने बन ठन के, कहीं दावत वावत है क्या? तो पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो उसमें मद्दऊ हैं, भूल गए क्या? मद्दऊ मतलब होता है दोस्तों, आपको भी तो उस महफिल उस दावत के अंदर दावत दी गई है। वो उसका दोस्त बोलता है नासिरुद्दीन जी से कि भाई आपको भी तो वहाँ पे दावत दी गई है बिलाल सौदागर के वहाँ पर, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, भूल गए क्या? मद्दऊ ये भी मफ़ऊल है दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर नासिरुद्दीन कहता है, ओह मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे पहले से ही, और नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। किसको? नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे उस दावत में। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज़्ज़त से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को ना मेज़बान ने पूछा और ना उसके दोस्तों ने। दोस्तों, कहने का मतलब जब नासिरुद्दीन उसके बिलाल सौदागर के घर दावत खाने के लिए गया तो वहाँ पर वो देख रहा है कि बिलाल सौदागर अपने सभी मेहमानों को इज़्ज़त दे रहा है और उनका मान सम्मान कर रहा है, अच्छे से खाना खिला रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। नासिरुद्दीन की तरफ कोई गौर फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, जहाँ खड़ा है वही बस खड़ा है, कोई पूछताछ नहीं, कोई खैर ख्वाह नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। अब उसको भाई जब कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, वहाँ पर कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उदास होकर एक दीवार के पास में खड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि यार उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। फिर उसने अपनी हालत पर नज़र डाली और उसने देखा कि दूसरों के मुकाबले में जो उसके कपड़े हैं जो पहने हुए वो बहुत मामूली हैं, और उसने जो जूते पहने हैं वो भी मिट्टी से भरे हुए हैं। फिर वो क्या करता है, खामोशी से वहाँ से चला जाता है। घर आते ही उसने मुँह हाथ धोया और अपना बेहतरीन लिबास निकालकर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क, ये नाम याद रखना दोस्तों, इसका आगे मीनिंग पढ़ेंगे अपन।
ज़रक बरक का मतलब होता है चमकीला। तो इसकी मीनिंग पूछ सकते हैं आपको, इसका इमला पूछ सकते हैं आपको रीट एग्ज़ाम में, या इसका माना पूछ सकते हैं ज़रक बरक। दोस्तों ज़रक बरक, ज़रक बरक, मैं ज़ोर लगा कर 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको याद हो जाए इसी टाइम। ज़रक बरक, ज़रक बरक, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? माना भी याद करना है आपको और इसकी इमला भी आपको देखनी है। ज़रक बरक का मतलब होता है चमकीला लिबास, यानी चमकीला। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही घर में दाखिल होता है हर शख्स की नज़र उसके ज़रक बरक लिबास पर पड़ी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने कबाब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया और दूसरा लुक़मा उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल अजीब इत्तेफाक था, वहाँ पर सारे लोग देख रहे थे उसको कि भाई नासिरुद्दीन को अच्छी जगह पे उसके दोस्त ने, बिलाल सौदागर ने खाना खाने के लिए बिठा तो दिया, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एक एक बोटी उठाकर कभी अपनी शेरवानी की जेब में डाल रहा है, कभी अपने आस्तीन में डाल रहा है, यानी कि इस तरीके से उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने जब नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा तो वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है, मुझे ऐसी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम कपड़ों को क्यों खाना खिला रहे हो? अब नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया है। मैं जब मामूली कपड़े पहनकर आया तो मुझसे किसी ने बात भी ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मदारात कर रहा है, यानी कि अब हर शख्स मेरी इज़्ज़त कर रहा है, सामान दे रहा है मुझे, मेरी खातिरदारी कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी, इसमें उन्हें खाना खिला रहा हो तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? अब वो कह रहा है कि भाई जब मैं पहले आया था थोड़ी देर तो मुझे मेरी किसी ने खातिरदारी नहीं की, इसका मतलब तुम लोगों को मेरी खातिरदारी नहीं करनी थी, सिर्फ कपड़ों की करनी थी, इसलिए मैं इन कपड़ों को ही तो दावत खिला रहा हूँ। तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो पहले भी वही था। जवाब मेरा ये आगे लिखता है, मैं तो पहले भी वही था, जवाब हूँ, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब यहाँ से अपना जो तैयारी है यहाँ से शुरू होती है रीड के लिए। कहानी को हमने बस एक मेंटली तौर पर अपने दिमाग में रखना है कि भाई ये लफ्ज़ आपके किस पार्ट से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके हैं माने याद करने वाला टॉपिक। तो यहाँ से पहला लफ्ज़ है आपके मद्दऊ, जिसको दावत दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब नासिरुद्दीन का दोस्त उसको मिलता है रास्ते में तो वो उसको नासिरुद्दीन से पूछता है कि भाई आप भी तो उस दावत में मद्दऊ हो, आपको भी तो बिलाल सौदागर ने दावत दी है। तो ये लफ्ज़ आपके इस पाठ के पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला मीनिंग है मेज़बान। मेज़बान का मतलब मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। तो यहाँ पर दोस्तों मेहमान और मेज़बान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेज़बान को आप इस तरीके से याद कर लो, आप जैसे लगभग आज के टाइम में हर कैंडिडेट जो ज़्यादातर क्रिकेट का शौकीन होता है, तो आप इस तरीके से याद कर लो कि जो टीम जिस देश में खेलने जाती है वो होती है मेहमान, और जिस देश में खेल रही है और उसी देश की जिस देश में खेल रही है, जैसे मान लो कि अभी अभी अपने ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो अपने देश में भारत के साथ खेल रही है, यानी कि भारतीय टीम अभी कहाँ गई हुई है? ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम क्या है? मेज़बान है, और भारतीय टीम क्या है? मेहमान टीम है। ठीक है दोस्तों, अगला है नज़रअंदाज करना, यानी कि अनदेखी करना। ये आपके मुहावरा भी है, आपके नज़रअंदाज करना मतलब अनदेखी करना। तो आपको इस पार्ट से ये याद हो गया कि नज़रअंदाज किसको किया जा रहा था वहाँ पर? नासिरुद्दीन को ही तो नज़रअंदाज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर उसने कपड़े जो है वो बिल्कुल बेकार
कपड़े पहना हुआ था, उसके जूते भी साफ नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। ज़र्क बर्क, ये मैंने आपको 2-3 बार याद करने के लिए बोला था। ज़र्क बर्क, इसका दोस्तों आपको इमला के रूप में भी पूछ सकते हैं और माने के रूप में भी पूछ सकते हैं। ये लफ्ज़ ज़र्क बर्क मतलब होता है चमकीला। आगे बढ़ते हैं। खातिर मदारात यानी कि आव भगत या मेहमान नवाजी, माने के रूप में ये सवाल बन सकता है अपना। खरी खरी बातें यानी कि साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आमतौर पर कड़वी होती है। और एक बात और आगे, इसमें 2-3 पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगातार देखना है। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, मुआफ़, तफरी, शख्स। ठीक है, आपका मतलब इमला दुरुस्त हो जाएगा इसको अगर पढ़ते हैं अपन। खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, मुआफ़, तफरी, शख्स। ठीक है, अब इसका जैसे आपको वैसे खातिर का मतलब वही खातिरदारी, अक्लमंद का मतलब इंटेलिजेंट, इस्तकबाल का मतलब स्वागत, मुआफ़ का मतलब किसी को अपन माफ़ करते हैं ना, और तफरी का मतलब सैर करना, सुबह सुबह जॉगिंग करना, सैर करना, और शख्स का मतलब आदमी। गौर करने की बात यहाँ पर क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल सताइश है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि भाई जो साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास है वो पहनने की आदत काबिल सताइश है, यानी कि हाँ ठीक ठाक है भाई, पहनना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं है बल्कि शख्सियत की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना पसंदीदा अमल है, नापसंदीदा अमल है, सॉरी। इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफरिद अल्फ मालूम होते हैं लेकिन असल में वो मुरक्कब अल्फाज हैं, जैसे सौदागर, बेवकूफ़। दोस्तों, आपको लफ्ज़ या अल्फाज और अल्फाज की किस्में, एक टॉपिक आपको मैंने ग्रामर के तौर पर इस चैनल पे करा रखा है, अल्फाज और अल्फाज की किस्में। उसको आपको अच्छे से समझना है, देखना है, पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, यानी कि इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफरिद मालूम होते हैं लेकिन असल में वो मुरक्कब अल्फाज है, जैसे सौदागर और बेवकूफ़। ठीक है, ये पाठ के सवाल हैं। नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? बिल्कुल सादा ज़िंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहा था। दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया? सभी लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा? वही ज़रक बरक वाले लिबास में वहाँ पहुंचा। बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने जो उसको खाना परोसा था, उस खाने को वो कभी शेरवानी के जेब में डाल रहा था तो कभी आस्तीन में डाल रहा था, वो अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था। नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई थी? यही वजह बताई थी कि आप लोगों ने मुझे खाना खिलाने के लिए थोड़ी बुलाया, आपने तो लोगों के कपड़ों को दावत देने के लिए बुलाया है। खाली जगहों में सही लफ्ज़ भरिए भाई। पहली है, उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया, यही तो होगा, उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। सारे दोस्त नासिरुद्दीन को क्या कर रहे थे? शर्मिंदा कर रहे थे। मैं जब मामूली कपड़ों में आया, ये हो गया, सॉरी, यहाँ पर सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। ठीक है, और तीसरे का है, मैं जब मामूली कपड़े में आया तो उसने मुझसे बात भी ना की, सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। लास्ट के अंदर ये क्या है? सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दावत, यही अब आप दावत को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कैसे? कि भाई कल मेरे दोस्त कलाम के घर दावत है इसलिए मुझे वहाँ उसके घर जाना है। मेज़बान, वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था कि भाई अभी इंडियन टीम की जो है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। महफिल, मेरे दोस्त रफ़ीक के घर आज महफिल है, आपको भी चलना है। उम्दा, खालिद ने बहुत ही उम्दा घर बनाया है। और इस्तकबाल का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान में जो मेहमान हैं उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया जाता है। अब एक लाइन, ये लाइन आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से है दोस्तों, आपके जो व्याकरण है उसके पोर्शन से ली गई है। इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है।
जो दो लफ्ज़ खुश प्लस मिजाज से मिलकर बना है। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है जो दो लफ्ज़ों खुश प्लस मिजाज से मिलकर बना है, और ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब कहते हैं। जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर जो इसकी परिभाषा वो मुकम्मल नहीं है दोस्तों। दो लफ्ज़ तो होते हैं, दो मुख्तलिफ लफ्ज़ तो होंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ लफ्ज़ का माना होना चाहिए। दोनों लफ्ज़ों का अलग अलग माना हो तो वो मुरक्कब लफ्ज़ है। अगर दोनों लफ्ज़ का अलग अलग माना नहीं है तो वो लफ्ज़ कौन सा होगा? मुफरिद होगा। समझ गए मेरी बात दोस्तों? वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइन बोल रही है कि इस सबक में एक लफ्ज़ आया खुश मिजाज, यानी कि खुश प्लस मिजाज। अगर ऐसे लफ्ज़ जो मिलकर दो लफ्ज़ों से मिलकर आता है, बनता है, तो उसको मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन मुरक्कब लफ्ज़ भी कौन सा होगा? जिसके दोनों लफ्ज़, जैसे खुश प्लस मिजाज, यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, इन दोनों का अलग अलग माना भी है, तो इस कंडीशन में वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा? मुरक्कब लफ्ज़ कहलाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ ये कह रहा है कि भाई आपके इस चैप्टर में कौन से मुरक्कब लफ्ज़ हैं। तो यहाँ पर अक्लमंद मुरक्कब लफ्ज़ है, अक़ल प्लस मंद, बद प्लस मिजाज, शख्स नहीं है भाई, शख्स मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है, मुफरिद है। हम प्लस जमात, खुश प्लस आमदीद, हम प्लस वतन, गैर प्लस हाजिर। तो कहने का मतलब यहाँ पर तफरी, शेरवानी, आफत, इन लफ्ज़ों को अगर हम देखें तो ये मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। मुरक्कब लफ्ज़ का मतलब होता है दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनने वाले मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं, प्लस उन दोनों लफ्ज़ों का अलग अलग माना भी होता है। जैसे अक़ल प्लस मंद, बद यानी बुरा, मिजाज माने उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, हम प्लस साथी और जमात माने क्लास वाले, खुश, खुश यानी वही हैप्पी, और आमदीद मतलब आने वाला, हम प्लस वतन यानी कि हमारा वतन, हम वतन, हम सब का वतन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज का चैप्टर था, और इस चैप्टर का नाम है आज दोस्तों आपके कपड़ों की दावत। ये आज आपके चैप्टर था कपड़ों की दावत। हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। इंशाल्लाह ज़रूर उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है रीट एग्ज़ाम तक। इंशाल्लाह आपको उर्दू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड करने वाला जो सब्जेक्ट है, रीट में आगे लाने वाला सब्जेक्ट है, वो आपके उर्दू है। इसी तरीके से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आगे भी आपके जो पाठ्यक्रम बचा है उसको पूरी करवाने की कोशिश जारी रहेगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपनी तरफ से। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।